नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। पूरे विश्व पर कोरोना का संकट है, देश में भी वही हालात है, मगर हमारे देश में लगातार एक के बाद एक परेशानियां सामने आ रही है। पहले प्रवासी मजदूरों की हालत खस्ता देख रहे थे हम, जो अभी भी चल रही है। उसके बाद में अब ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसे देखकर हमारा दिल दहल जाता है। कहीं किसी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है और मां इलाज के लिए तरस रही है, तो कहीं पर मृतकों के बीच मरीजों का इलाज हो रहा है। ऐसे वीडियोस और ऐसी खबरें अक्सर हमारे सामने आ रही है। विश्व में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56 लाख से ज्यादा हो गई है। 3,48,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना संक्रमण के चलते, जबकि 24 लाख जितने लोग ठीक भी हुए हैं, रिकवर हुए हैं। देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 81,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 8,000 से ज्यादा लोग बड़ी संख्या में रिकवर भी हुए हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना संक्रमण के चलते। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 14,000 से ज्यादा कोरोना मामले अभी तक दर्ज हुए हैं, जिसमें 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 6,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। गुजरात में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और अब रुख करते हैं वडोदरा शहर की खबरों की ओर। सबसे पहले देखेंगे आज की हेडलाइन। वडोदरा में कोरोना केस 900 के पार, नए 31 मामले, 4 की मौत। कांग्रेस ने की शहरवासियों को टैक्स माफ करने की मांग, वीएमसी ने पकड़ाया 10% रियायत का झुंझुना। और एपीएमसी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव, बिना मास्क पहने व्यापारी बन सकते हैं सुपर स्प्रेडर। और खबरों की शुरुआत करते हैं शहर की सबसे बड़ी खबर से। शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 900 के पार हो चुका है और आज नए 31 मामले दर्ज हुए हैं। शहर में फिर एक बार बड़ी संख्या में कोरोना केस सामने आए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार 31 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 904 हो गई है। बीते 24 घंटों में 151 सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए, जिसमें से 121 सैंपल नेगेटिव आए हैं और 31 पॉजिटिव आए हैं। आज 4 लोगों की मौत की खबर भी दी गई है। शहर में 42 कोरोना पीड़ितों की अब तक मौत हुई है। बीते 24 घंटों में 8 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर के 519 लोग अब तक कोरोना से रिकवर हुए हैं। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे शहरवासियों के लिए कांग्रेस ने शहरवासियों को राहत देने की मांग की है और राहत देता हुआ एक आवेदन पत्र आज जिलाधीश को सौंपा। 2 महीनों से तालाबंदी के चलते देश भर में रोजगार ठप पड़े हैं। ऐसे में शहर कांग्रेस ने जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर शहरवासियों के मार्च 2020 से जून 2020 तक के बिजली के बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल टैक्स, स्कूल की फीस माफ कर दिए जाने की सरकार से मांग की है। આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ જે રીતે લોકડાઉનનું પાલન કરવાની વાત આવી, તો 55 દિવસની ઉપર દેશની જનતાએ પ્રધાનમંત્રીના એક અવાજ પર રાષ્ટ્રહિતની લડત લડવા માટે વિપક્ષથી લઈને ધર્મગુરુઓથી માંડીને તમામ લોકો જોડાયા। દેશની જનતાએ પણ 130 કરોડ જનતા લોકડાઉનનું પાલન કર્યું। આજે લોકડાઉનનું પાલન કર્યા પછી કોરોના વાયરસની જે મહામારી છે એમાં સમગ્ર લોકો આજે રાષ્ટ્રહિતની લડત લડી રહ્યા હોય, પણ સરકારની વિશેષ જવાબદારી આવે છે। ગુજરાત સરકારની વાત કરીએ તો ગુજરાત સરકારે અત્યાર સુધીને પ્રજાને રાહત પેકેજ કોઈ જાહેર કર્યું નથી। સરકારે જે 20 લાખ કરોડની જાહેરાત કરી, લોનો આપવાની વાત કરી, એમને લોન પેકેજ જાહેર કર્યું છે, પણ આર્થિક સહાય માટેનું કોઈ પેકેજ જાહેર
નથી કર્યું। આજે લોકોની સમસ્યા એવી છે કે લોકો 55 દિવસની ઉપર ઘરમાં રહ્યા, લોકોની આવક નહીં, રોજ કમાઈને રોજ ખાનારો માણસ ભૂખે મરતો હોય। આજે લાઇટ બિલની વાત હોય, મિલકત વેરાની વાત હોય, પાણી વેરાની વાત હોય, અને શિક્ષણ એક મહત્વનો મુદ્દો એટલા માટે છે કે જ્યારે શિક્ષણની તમે જ્યારે સ્કૂલોવાળાને પરમિશન આપો ત્યારે નો પ્રોફિટ ને નો લોસમાં આપે છે, પણ ગુજરાતમાં શિક્ષણનો વેપાર થઈ રહ્યો છે। વારંવાર વાલીઓ રોડ પર આવી ગયા છે, પણ આજે શિક્ષણની ફી પણ માફી સરકારે કરવી જોઈએ, કારણ કે સ્કૂલવાળાને સરકાર જ કહી શકે કે ભાઈ તમે સ્કૂલની ફી માફી કરો, કારણ કે આ જે સમસ્યા છે લોકોને જે ખર્ચા ઉઠાવવાની એ સરકારે એમાં રાહત પેકેજ લઈને આ જે 4 મુદ્દા છે કોંગ્રેસ પાર્ટી એને મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને જો ગુજરાતની જનતાને ફરી ઊભી કરવી હોય, ગુજરાત ફરી ઊભું કરવું હોય, લોકોમાં એક ખુશાલીનો માહોલ જેવો સરકાર જોવા માગતી હોય તો મિલકત વેરો માફ કરવો જોઈએ, પાણી વેરો માફ કરવો જોઈએ, લાઇટ બિલ માફ કરવું જોઈએ અને શિક્ષણ ફી માફ કરવી જોઈએ, જેને લઈને મેં કલેક્ટરશ્રીના માધ્યમથી મુખ્यमंत्री आवेदन पत्र આપી રહ્યા છે। शहरवासी चाह रहे थे टैक्स माफी, लेकिन वीएमसी ने दिया 1 महीने में टैक्स भरने वालों को 10% का झुंझुना। 1 जून से 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोगों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 10% की रियायत दी जाएगी। वडोदरा महानगर पालिका की ये घोषणा राहत के बजाय टैक्स वसूली जैसी ज्यादा लग रही है। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद हर कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका ने जून महीने के दौरान टैक्स भरने वाले लोगों को 10% की राहत देने का ऐलान करते हुए शहरवासियों के साथ एक भद्दा सा मजाक किया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज ही शहर वासियों से टैक्स नहीं लेने की गुजारिश की थी, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका ने सिर्फ 1 महीने के भीतर टैक्स भरने वालों को रियायत देने की घोषणा की है। आज रोज कोविडनी महामारीने प्रवर्तमान परिस्थितिने ध्याનમાં રાખીને વેરાની બાબતમાં એક રિબેટ આપવો એવો નિર્ણય અમે કર્યો છે। એટલે કે 1 જૂનથી 30 જૂન સુધીમાં જે પોતાનો ટેક્સ ભરી દે, ગયા વર્ષનો ટેક્સ છે એમાં કંઈ સુધારા વધારા આપણે કર્યા નથી, તો એ જો 1 જૂનથી 30 જૂન સુધીમાં પોતાનો ટેક્સ ભરી દે અને આગળના ડ્યુઝ ક્લિયર કરવાના, આ માત્ર જે 20-21નો ટેક્સ છે એના પર આપણે 10% રિબેટ આપવી એવો એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। शहर के सबसे बड़े सयाजीपुरा के एपीएमसी मार्केट में नहीं हो रहा है कोरोना से बचने की गाइडलाइंस का पालन। सब्जी विक्रेताओं और सब्जी के जरिए शहरवासियों पर कोरोना संक्रमण का खतरा ऐसे हालात में बढ़ता नजर आ रहा है। वडोदरा के सयाजीपुरा में स्थित है एपीएमसी मार्केट, जहां होता है होलसेल सब्जियों का व्यापार। छोटे बड़े व्यापारी सभी यहां किसानों से सब्जी की खरीदारी के लिए आते हैं और यहीं से सब्जी पूरे शहर में पहुंचती है। सब्जी विक्रेता सुपर स्प्रेडर होने के कई किस्से पिछले दिनों सामने आए थे। कई सब्जी विक्रेता कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार भी पाए गए थे। ऐसे में सब्जी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग कर उन्हें सब्जी बेचने की इजाजत दी गई है, लेकिन एपीएमसी मार्केट के सब्जी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। न ही यहां सब्जी बेचने के लिए हेल्थ कार्ड जैसी कोई व्यवस्था है। व्यापारी यहां बिना मास्क सब्जी बेचते हैं और खरीदते हैं। न सिर्फ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसे में यहां से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। रूल से निकल गया था, मास्क निकल गया था, कैसे ही बैठे थे तो अभी बैठा हूँ, मैंने देखा था अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, नहीं उधर से इधर ही आया हूँ। मास्क नहीं आप पहनते, अभी उतारा पानी पीने के लिए। ऐसा रूल्स नहीं है एपीएमसी में। एपीएमसी में रूल नहीं है, पानी पीने के लिए उतारा मैंने। एपीएमसी में रूल से ऐसा नियम है कि मास्क नहीं पहनना। नहीं, आप लोग सब लोग ऐसा ही कहाँ है, ये तो काम कर देता है। सर एपीएमसी में जो व्यापारी है सब, अभी आपने भी ऐसी ही गलती की है, मास्क नहीं कह रहा आपने। केरला ही है, केरला ही है, ये तो खाली ऐसे ही निकाला। अभी कैमरे में कैद हुआ है सर, अभी आपने चढ़ा। नहीं अभी पे है 2 मिनट। तकलीफ हो रही है? नहीं कोई तकलीफ नहीं, खाली वो भाव कहने के लिए ग्राहक को बोलना पड़ता है, बोलने के लिए नीचे उतारना पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं, हिंदी में नहीं है। सर आप लोग मास्क नहीं पहनते ना, तो अभी निकाल दिया क्यों? वो तो निकाला, खांसी हुई थी, इसके लिए निकाल दिया। सर आपने भी मास्क अभी पहना है? मेरा फ़ोन पे बात चालू था, इसके लिए। फोन ऐसे मास्क पहन के फोन पे बात नहीं कर सकते, ऐसा है सर? आपने मास्क नहीं पहना, अभी पहना?
पहना ही था। कह रहा था निकाल दिया आपने ऐसा? नहीं नहीं नहीं, हमारे कैमरे में क्या देख आपने अभी पहना तो पानी पीने के लिए निकलना पड़ता है ना भाई मेरे। पानी ये रे भाई मैंने अभी रखा, वो क्या ग्राहक को भाव बोलने का होता है ना। हाँ इसके लिए ऐसे सुनाई नहीं देते, मेरी बात सुनो। जैसे मास्क करते हो तो सुनाई नहीं हाँ सामने ग्राहक खड़ा होता है ना, इसके लिए। एपीएमसी मार्केट में एक कैंटीन भी है, वहां समोसा भजिया आदि बिकता है, लेकिन यहां भी ना कोई सामाजिक दूरी दिखती है और ना ही कोरोना वायरस का कोई डर। ऐसे में शहर कैसे लड़ेगा कोरोना वायरस से, उसकी चिंता किया जाना जरूरी है। एपीएमसी की इस कैंटीन के काउंटर पर हमारी टीम ने इस मुद्दे बात करनी चाहिए तो वहां के कर्मचारी मुंह फेरते नजर आए। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से चल रही है। શું બોલો? કોઈ છે જ નહીં અહીંયા. આ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે સાહેબ, લાગી રહ્યું છે તમને? હલો, તમે નથી અહીંના? आज शहर शर्मसार हो जाए ऐसी एक घटना सामने आई है। शहर के कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मां पहुंची जिलाधीश के पास न्याय मांगने। मां की महत्ता और मां की भूमिका हर किसी की जिंदगी में बहुत अहम होती है, लेकिन कलयुग में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो माँ बाप के भी सगे नहीं होते, जिसमें केतन नाम के कलयुगी बेटे ने तालाबंदी की पाबंदियों के बीच अपनी मां राधा बहन को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। बेटा और बहू की त्रासदी से परेशान मां ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर आंखों में आंसू के साथ अपनी समस्याओं को बयां किया, जिसके चलते सांसद रंजनबेन भट्ट और जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने अभयम की टीम को बुलाकर पीड़ित माता को उनके घर वापस भेजा। रवा लेवा गई था, कैसे घर में ना कहती है। नानी सांप मार गई। कई 10 वर्ष से भी खावा मानस मरी गयो પછી મને રાખતા નહીં ખાવા। કોણ નહીં રાખતો? છોકરો। છોકરાનું નામ ચેતન બહુ મારે છે ભાઈ, બહુ વર્ષ से मार फेंक मरी गई છે। આપણે આ બધું લોહી हो પડી ગયું। परम દિવસે બહુ મારી તો બધું લોહી પડ્યું। આ બધે મારી તો કેટલા ટાઈમથી? 10 વર્ષથી પછી મેં આવું દુઃખ બેઠું છું। આશે જે પોતે લાકડી લઈને મારી પાસે આવ્યા અને તેઓ રડતા હતા કે એમનો દીકરો બહુ એમને ખૂબ મારે છે, અને એ વાત મેં કલેક્ટર મેડમને પણ કરી અને તરત વ્યવસ્થા કલેક્ટર મેડમ પાસે ચેક આપવા જતાં જ પહેલાં વ્યવસ્થા બાની કરાવી દીધી। બાને બેસાડ્યા પણ ખરા ઓટલા પર, સાથે સાથે બાને અભિયમ દ્વારા એમને મૂકવાની વ્યવસ્થા થાય એ ચિંતા પણ કરાવી, અને તરત જ કલેક્ટર મેડમના સ્ટાફે પણ એને અભિયમ દ્વારા જે તે જગ્યાએ બેસાડી પહોંચાડીને વ્યવસ્થિત બાનું પણ એક ધ્યાન રખાય અને એમના દીકરા વહુને પણ કહેવાય કે તમે આ બાને મારશો નહીં, અને એ રીતનું ધ્યાન કર્યું છે। અને બાને જે રીતે આવી રીતે દીકરો વહુ મારે અને બાને એકલાને રિક્ષામાં આવવું પડે એ સારું ન કહેવાય, એટલે બેન બાને મોકલવાની વ્યવસ્થા પણ કરે છે। एसएसजी अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। कांग्रेस के प्रवक्ता नीलेश ब्रह्मभट्ट ने कार्यवाही की मांग की है। एसएसजी अस्पताल में 2 दिन पहले मुकेश राणा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। उन्हें कोरोना का संदिग्ध बताया जा रहा था, लेकिन बाद में उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। इस मामले कांग्रेस के प्रवक्ता नीलेश ब्रह्मभट्ट ने एक वीडियो के बारे में जानकारी दी, जिसमें मृतक को व्हीलचेयर पर ले जाया जा रहा था। उस दौरान ऑक्सीजन की पाइप निकल जाने से मरीज की मौत हुई होने की हकीकत सामने आई है। मामले की शिकायत कांग्रेस के प्रवक्ता नीलेश ब्रह्मभट्ट द्वारा एसएसजी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजीव देवेश्वर से करते हुए कार्यवाही की मांग की गई। मुकेश सनाभाई राणा करीने एक दर्दी एसएसजी होस्पिटल में आव्युं हतुं अने त्यारबाद तेने कोरोना पॉजिटिव है एम समझी अने एने कोरोना वोर्ड में एडमिट करी दीधुं हतुं। त्यारबाद एनो रिपोर्ट
નેગેટિવ આવતા તેને અન્ય જગ્યાએ શિફ્ટ કરવા જતાં ઓક્સિજનના બોટલમાંથી નળી નીકળી જવાથી એમનું મોત થયું છે તેવા એમના દીકરાએ અમને ફરિયાદ કરી હતી અને એનો વિડીયો મોકલ્યો હતો. એ વિડીયો કાલે અમે સુપ્રિન્ટેન્ડન્સી અધિક્ષકશ્રીને બતાવ્યો હતો, પણ ક્યાંક મીડિયાની બાઇટમાં એમને એવું કીધું હતું કે આ વાત વાહિયાત છે. એટલે અમે ફરીથી એમનો સંપર્ક કરતા આજે અમને રૂબરૂ બોલાવ્યા હતા. અમે એમને વિડીયો બતાવ્યો અને વિડીયોમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે ઓક્સિજન બોટલમાં કંઈક ખામી સર્જાતા એને કોરોના વોર્ડમાં પરત લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ એનું મોત થયું છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક મુકેશ સનાભાઈ રાણાનું મોત શંકાસ્પદ ડૉક્ટરની કે તંત્રની નિષ્કાળજીના લીધે થયું હોય તેવું જણાઈ આવ્યું છે. તેથી અમે આજે અધિક્ષકશ્રીને રજૂઆત કરી છે અને અધિક્ષકશ્રીએ અમને પ્રોમિસ આપી છે, શ્યોરિટી આપી છે કે હું આની તપાસ કરાવીશ અને કસૂરવાર સામે પગલાં લઈશ. સાથે શું હકીકતમાં બન્યું અને એના માટે કોઈની નિષ્કાળજી છે કે નહીં, અને જો નિષ્કાળજી હશે તો એને સામે પગલાં લેવામાં આવશે. સર, ત્યાં આગળ સિક્યુરિટીએ પણ જોઈ અને મોબાઈલ પૂછવી અને ડિલીટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે આ વિડીયો, તો એ બાબતમાં સિક્યુરિટી પર શું પગલાં લેશે? આ વિડીયોમાં એવું કશું દેખાતું નથી. રજૂઆત કરતા ભાઈ છે જેમના આ સગાવાળા હતા, એમને પણ અમે બોલાવીશું અને અમે હકીકત જાણીશું કે શું થયું છે ને શું નથી થયું, અને જે પણ કર્મચારીની એની અંદર ભૂલ હશે કે ચૂક હશે એની સામે પગલાં લેવામાં આવશે. દર્દી હતા એ કોરોના દર્દી હતા શું હતું? એ સસ્પેક્ટેડ કોરોના હતું, એટલે કન્ફર્મ્ડ કેસ નહોતું. અને મને જ્યાં સુધી લાગે છે કે એ કદાચ વેન્ટિલેટર ઉપર પણ નહોતું, કારણ કે વ્હીલચેરની અંદર જઈ રહ્યું હતું અને સ્ટ્રેચર પર પણ નહોતું. એટલે કદાચ એ વખતે એટલું સિરિયસ નહીં હોય, ખાલી મોઢામાં ટોટી નાકમાં ટોટીથી ઓક્સિજન સાથે એ જતું હતું. તો ઓક્સિજનની પાઇપ નીકળી જવાથી આવી ઘટના બની હતી સર? ऑक्सीजन की पाइप टेम्पररी निकलवाથી કશું થતું નથી. और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. अब बने रहें VNM टीवी के साथ. गवर्नमेंट गाइडलाइन जो इशू की है उस हिसाब से हम फॉलोअप कर रहे हैं. फर्स्ट हम सैनिटाइज कस्टमर को कर रहे हैं, उसके बाद हम स्कैनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हम ही पूरे हमारे स्टाफ को और सबको बाद में ही हम एंट्री दे रहे हैं. ये सब ध्यान रखते हुए, सावधानी बरतते हुए ये सब कर रहे हैं. हमारा कलेक्शन दिखाते हैं, जो ट्रायल होने के बाद का स्टफ हम वापस से इसको सैनिटाइज करते हैं. अपने प्रिय कस्टमर्स को ये सब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा. आप आके शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. हमारी स्टोर ऑड इवन डे के हिसाब से शुरू हो चुकी है. ओम होम्यो कंसल्टेंसी कोरोना महामारी के बीच भी आपकी सेवा में कार्यरत. ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक परामर्श, चिकित्सा और इलाज उपलब्ध. ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सरकारी गाइडलाइन का पालन, पेशेंट के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल. कोरोना वायरस से बचने भारत सरकार द्वारा सुझाई गई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण. बिना डरे बिना हिचकिचाए विजिट करें ओम होम्यो कंसल्टेंसी, 12 उमिया पार्क सोसाइटी बिसाइड्स विद्या विहार स्कूल, ऑपोजिट इंडसइंड बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा. फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख. अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा. फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में.
विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। खंभात में टीका लगवाने के बाद 3 महीने की बच्ची की मौत हुई है और उसमें वहां के वडगाम स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई है। खंभात तालुका के नवी आखोल गांव में रहने वाले किरण मकवाना अपनी 3 वर्षीय बच्ची निष्ठा को वडगाम पीएचसी में टीका लगवाने ले गए थे। टीका लगाकर लौटते वक्त रास्ते में ही बच्ची की तबीयत खराब होने लगी और वे बेहोश जैसी हो गई, जिसके चलते किरण मकवाना बच्ची को लेकर खंभात जनरल अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची की मौत की सही वजह जानने के लिए परिवार उसे एसएसजी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया। इस मामले वडगांव के स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का मामला भी दर्ज किया गया है। હું ખંભાત તાલુકાના નવી આખોલ ગામમાં રહું છું। ગઈકાલે મમતા દિવસ હોવાથી મારી 3 મહિનાની બેબી નાની છે, એ બેબીને લઈને હું વડગામ મુકામે, ત્યાંથી 15 કિલોમીટર દૂર થાય છે, ત્યાં વડગામ મુકામે રસી મૂકવા માટે લઈ ગયો। ત્યાં 10 વાગે ગયા પછી ત્યાં મેડમ આવી ગયા હતા, 11 વાગે એને રસી મૂકી। મેં મેડમને કીધું, મેડમ લોકડાઉનને કારણે મારી બેબીને રસી પેન્ડિંગ છે, એટલે 1.5 મહિનાની બાકી છે, 2.5 મહિનાની અને 3 મહિનાની પણ બાકી છે। એટલે એને મમતા કાર્ડ એમને બતાવ્યું, એમને જોયું, અંદર લખ્યું પણ છે એમણે કઈ રસી આપવાની છે, તો એમને કીધું 1.5 મહિનાની પહેલાં આપી દઈએ, પછી બાકીની પેન્ડિંગ આપણે ફરી આપીશું। કીધું ઓકે। મારી બેબીને પહેલાં વજન કર્યો, 6 કિલો વજન થયો, ખૂબ જ તંદુરસ્ત બેબી હતી અને રસી એક અહીંયા જાંગ પર મૂકી, એક અહીંયા બાવડે મૂકી અને રૂબીનો પેલો જે ઇન્જેક્શન આવે છે એ એમણે મોંમાં બરાબર મૂક્યું। એ પછી મારી બેબી બહુ રડવા લાગી। રસી મૂકી હતી ત્યાં બ્લડિંગ થયું, એટલે મેડમને પૂછવા ગઈ, મેં તો મેડમ બ્લડિંગ થાય છે, રસી મૂકી છે ત્યાં, તો કહે છે એ તો હલી ગઈ ને એટલે બ્લડિંગ થાય છે। મેં કહ્યું વાંધો નહીં, પેલું એમને પોતું આપ્યું, એ પોતું મારી બેબીને મૂકી દીધું। બહુ રડવા લાગી એટલે એના મમ્મીને બહાર જયા, દવાખાનાની બહાર થોડું જગ્યા હતી ત્યાં એને થોડું દૂધ પીવડાવ્યું। દૂધ પીવડાવ્યા પછી થોડી શાંત થઈ, છતાં પણ રડવાનું તો બંધ નહોતી કરતી, એટલે પછી અમે ગાડી પર તાપ થાય એ પહેલાં જ અમે ફટાફટ એને લઈને રવાના થયા। રડતી રડતી જ હતી મારી બેબી, બાઇક પર બેસાડી રડતી હતી। અડધે આવ્યા ત્યાં વચ્ચે લગભગ 2-3 કિલોમીટર વહેણે જ ગામ છે, ત્યાં પહોંચતા મારી બેબી એકદમ શાંત થઈ ગઈ। પણ અમને એવું હતું કે બેબી કદાચ ગેન ચડ્યું હશે અથવા એને ઊંઘ આવી ગઈ છે એટલે ઊંઘી ગઈ હશે, એટલે અમે તો ગાડી પર હું ડ્રાઇવિંગ કરતો હતો એટલે ઘરે પહોંચ્યા પછી જોયું તો બેબીને નાકમાંથી ફીણ આવી ગઈ, મોંમાંથી ફીણ આવી ગયું, તો નાકમાંથી લોહી ચાલતું હતું। હું તો ગભરાઈ ગયો, 108ને ફોન કરી, 108 આવે પહેલાં તો અમે પછી એમને રિક્ષા ત્યાં હતી તો રિક્ષા કરીને 108ની સામે ગયા। ડેડા મુકામે એમને 108 મળી, ત્યાં એને 108માં લઈ અને કેનેડીમાં ગયા, ખંભાત કેનેડી। ત્યાં ડૉક્ટરે, બાળકોના સ્પેશિયાલિસ્ટ એમને ડૉક્ટરે ત્યાં હાજર હતા, એમને ચેકઅપ કર્યું, બાળકીમાં કશું નથી। અને રસીને કારણે મને લાગે છે, મને પૂરેપૂરું એવું છે કે રસીને કારણે જ આ થયેલું છે, કારણ કે મારી બેબી ખરેખર તંદુરસ્ત હતી, 6 કિલો વજન છે, 3 મહિનાની બેબી, અને રસી મૂક્યા પછી જ એને આવું થયું છે એવું મને લાગે જ છે એવું। એટલે હું આ પોસ્ટમોર્ટમ પોલીસ ફરિયાદ કરી છે અને મીડિયાની અંદર પણ આપેલું છે, ન્યૂઝપેપરમાં પણ આવ્યું છે, અને આજે પોસ્ટમોર્ટમ કરવા માટે સાચો રિપોર્ટ આવે મારી બેબીનો, અને મારી બેબી સાથે જે ઘટના બની છે એવી ઘટના બીજી કોઈ બેબી સાથે ન બને, એટલા માટે હું અહીંયા વડોદરા पोस्टमार्टम करवा માટે આવ્યો છું લઈને। नर्मदा जिला का एक गांव विकास से कोसों दूर है। 21वीं सदी के भारत में ये गांव 15वीं सदी में जीने के लिए विवश है।
विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा और 8वें अजूबे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 15 किलोमीटर दूर मांडल गांव है। इस गांव के चिनकुआ फलिया में सुविधा के नाम पर शून्य है। आजादी के वक्त से अब तक इस गांव में कभी सड़क नहीं बनी। यहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है। गांव की महिलाएं कई किलोमीटर चलकर कुएं से पानी लेकर आती हैं। गांव में स्कूल चलती है, लेकिन वे भी एक टूटे फूटे झोपड़े में। जब बरसात का मौसम आता है, गांव के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गांव में 108 एम्बुलेंस आ सके ऐसा रोड भी नहीं है। गांव में 500 जितने लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों को आज तक नहीं मिला है। यहाँ के सरपंच भी विकास के प्रति उदासीन है, जिससे लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। हमारा गांव में 50 घर से અને 500 થી વધુ વસ્તી છે અને અમારા ગામમાં લોકોને 1-1 કિલોમીટર સુધી પાણી ભરવા જવું પડે છે અને હવે જેમ ચોમાસું નજીક આવશે તેમ કૂવામાં પાણી પણ સુકાઈ જશે અને આવવા જવા માટે રસ્તો ન હોવાથી એક પણ હેન્ડપંપ કરવામાં આવેલ નથી અને અમારા ગામથી નજીક સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી 15 કિલોમીટર दूर છે। ત્યાં સરકાર કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરે છે, તો અમારા ગામમાં કેમ નથી કરતા? રસ્તો અને પાણીની સુવિधा રસ્તો થઈ જાય તો અમારા ગામમાં 108 પણ આવી શકે, જેથી અમારે સરકાર પાસે એવી માંગ છે કે અમને રસ્તો અને પાણીની સુવિधा કરી આપે। कोरोना संक्रमण से मरीजों को बचाने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाने लगा था, लेकिन अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से मरीजों की मौत में बढ़ोतरी होने लगी है। और यही वजह है कि विश्व आरोग्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर अब रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण की वैक्सीन ढूंढने के दौरान रिसर्च में सामने आया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार साबित हुई है। इसी के चलते दुनिया में अचानक इसकी मांग बढ़ गई है। अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश भारत से उम्मीद करने लगे हैं कि कोविड-19 के इलाज में कारगर इस दवाई का भारत निर्यात करें। वैसे भारत में ये एक एंटी मलेरिया ड्रग के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हालांकि ये ड्रग काफी पुरानी है, लेकिन भारत में मलेरिया के प्रकोप के चलते भारत इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी तक भारत में HCQ का उत्पादन हर साल 20 करोड़ यूनिट्स तक होता आया था, लेकिन अब इसकी मांग के बढ़ने से इसके उत्पादन को और भी बढ़ा दिया गया है। देश में IPCA कंपनी HCQ की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। इसके अलावा अहमदाबाद स्थित कैडिला भी HCQ की अहम निर्माता है। अब जानते हैं कि HCQ के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। रिसर्च के मुताबिक HCQ के कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि सिर दर्द, दस्त, भूख कम लगना, पेट दर्द होना, बीमार महसूस होना, वजन में परिवर्तन, बालों का झड़ना, त्वचा पर चकत्ते, नींद आना। इसके अलावा एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोरोना से संक्रमित जिन मरीजों का इलाज सामान्य तरीकों से किया जा रहा है, उनकी मृत्यु की आशंका कम रहती है। वहीं जिन मरीजों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का उपयोग किया, उनकी मौत ज्यादा हुई। इस स्टडी में साफ तौर पर कहा गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई के उपयोग से करीब 28% कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है, जबकि सामान्य प्रोसेस से इलाज करने पर केवल 11% मरीजों ने दम तोड़ा है। HCQ की इन साइड इफेक्ट्स को देखते हुए आज विश्व आरोग्य संगठन ने यह फैसला लिया है कि अब HCQ के ट्रायल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मेडिकल जर्नल लेटेस्ट की एक स्टडी में यह साबित किया गया है कि मरीजों को HCQ देने से उन पर मौत का खतरा बढ़ जाता है। इसके चलते WHO ने कोरोना की सारवार में अब HCQ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार 25 जून से परीक्षाएं होनी है और MS यूनिवर्सिटी में इस मुद्दे आज एक बैठक हुई। छात्र प्रतिनिधियों ने कहा छात्र के हित में ही कोई भी निर्णय लिया जाए।
एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस के सेनेट हॉल में यूनिवर्सिटी की सभी फैकल्टी के डीन, वीसी और रजिस्ट्रार की अगुवाई में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 25 जून से परीक्षा के आयोजन पर चर्चा की गई। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत परीक्षा लेने पर प्रबंधन द्वारा विचार विमर्श किया गया। एमएस यूनिवर्सिटी के यूजीसी राकेश पंजाबी और वीपी कक्षा पटेल भी वहां पहुंचे। इन छात्र प्रतिनिधियों ने छात्र हित में निर्णय लेने की प्रबंधन से मांग की। છેલ્લા 2 મહિનાથી લોકડાઉનના કારણે ઘણા બધા પ્રશ્નો ફેકલ્ટી અને એડમિનિસ્ટ્રેશનના ભેગા થયા હોય તેના ડિસ્કશન માટે થઈ અને તમામ ડીન્સ અને પ્રિન્સિપાલ્સની મિટિંગ બોલાવી છે। આજે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે આ મિટિંગ કરી રહ્યા છીએ। આની અંદર કોઈ ખાસ મુદ્દાઓ નહીં પણ તમામ મુદ્દાઓ ઉપર ઇનપુટ્સ લેવા માટેની આજે મિટિંગ છે અને એ મિટિંગ શરૂ થઈ ગઈ છે। જે કંઈ પણ એનો નિવેડો આવશે એ વી વિલ બી હેપી ટુ શેર વિથ ધ મીડિયા। હજારોની સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના ઓપિનિયન આપ્યા હતા। એ ઓપિનિયનને આધારે અમે લોકો એક સર્વે રિપોર્ટ રેડી કર્યો છે। સાથે સાથે એના ઘણી બધી કોમેન્ટ્સો હતી વિદ્યાર્થીઓની, એ બેસીને સમજીને અને એના પરથી ઘણા બધા પ્રશ્નો આજે અહીંયા અમે લોકો લેખિતમાં રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા। જેમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા હતા કે વિદ્યાર્થીઓની આજુબાજુ બેસતા બીજા બધા વિદ્યાર્થીઓ રેડ ઝોનમાંથી આવે છે, તો જ્યારે એ લોકો એક્ઝામ આપવા બેસશે ત્યારે એમની સ્વાસ્થ્યની સંભાળ રાખવા માટે કોણ જવાબદાર હશે। સાથે સાથે હોસ્ટેલમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે પાછા આવશે તો અલગ અલગ સ્ટેટમાંથી આવશે ત્યારે કોઈ ચેપ કોઈને એકબીજાને લાગે તો આવી ઘણી બધા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થીઓના છે। સાથે સાથે એમનું ભવિષ્ય ન બગડે। આજે જ્યારે ગવર્મેન્ટ ડિસાઇડ કરે છે યુજીસી ગાઈડલાઇન પ્રમાણે કે પહેલાં અને બીજા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને પ્રમોટ કરવામાં આવશે, ત્યારે એમને ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય છે કે જો એમની કેટી હોય તો શું એમને પ્રમોટ કરવામાં આવશે, અને કરવામાં આવશે તો જો ફરી આવનારા દિવસોમાં એમને એક્ઝામ આપવી પડશે કે નહીં આપવી પડે। આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે જે લઈને આજે અમે લોકો અહીંયા આવ્યા છે અને રજૂઆત કરી છે। આજે જ્યારે અમે રજૂઆત કરવા માટે ગયા ત્યારે અમારો મુખ્ય પર્પઝ એ હતો કે અમે વિદ્યાર્થીઓને એમના મુદ્દાને લક્ષી આજે એક રિપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વિદ્યાર્થીના 5550 વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીના જે હતા તેમના ઓપિનિયન્સ આવેલા હતા, જેમાં ભારતભરના 29 રાજ્યોમાંથી 22 રાજ્યોના વિદ્યાર્થીઓના ઓપિનિયન્સ કે તેઓ સૌથી વધારે ટ્રાવેલિંગનો પ્રશ્ન એમનો આવતો હોય છે। તો નહીં કે માત્ર નેશનલ પરંતુ ઇન્ટરનેશનલ વિદ્યાર્થીઓનો પણ આ પ્રશ્ન છે કે તેઓ માંડ અત્યારે ઘરે પહોંચી રહ્યા છે, ત્યારે એવામાં પાછા આવીને પરીક્ષા આપવી તો એમની મનોસ્થિતિ શું હશે તે વિશેના ઘણા બધા મુદ્દા હતા। અન્ય મુદ્દા, જો પ્રોરેટા પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓને કેરી ફોરવર્ડ કરવામાં આવે તો તેમના રિઝલ્ટ્સમાં ક્યાં પણ પ્રમોશન એવું દર્શાવવામાં ન આવતા માર્ક્સ દર્શાવવામાં આવે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે ભવિષ્યમાં ક્યાંક આગળ અપ્લાય કરે તો તેઓને આ રિઝલ્ટને લઈને તકલીફ ન વેઠવી પડે। ઉપરાંત જો પરીક્ષા યુનિવર્સિટી લેવાનું વિચારતી હોય તો એવા સંજોગોમાં યુનિવર્સિટી એનો સિલેબસ ક્યારે જલ્દીથી જલ્દી અપડેટ કરશે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ જે ટીવાયના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવાની વાત થઈ રહી છે તો તેમને સિલેબસ ઓનલાઈન અપડેટ કરવામાં આવે જલ્દીથી, જેથી જેઓ જ્યાં છે ત્યાંથી હવે તૈયારી શરૂ કરી શકે। તો આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા। શરૂઆતમાં વીસી સાહેબ કદાચ મિટિંગમાં જલ્દીથી જવાના મુદ્દે કદાચ તેઓ જલ્દી જતા રહ્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ અમારી રજૂઆત બાદ તેઓએ જાતે અમને ડીન્સની મિટિંગમાં બોલાવીને અમારા પ્રશ્નો અને રજૂઆતોને સાંભળી હતી। तालाबंदी के चलते रेलवे ने रद्द किए थे लाखों रुपए के टिकट। अब रिफंड देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वडोदरा शहर के रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें रिफंड लेने के लिए लोगों की दिख रही है। देश में 21 मार्च से ही तालाबंदी है, जिसके चलते रेलवे ने 22 मार्च से 30 जून की सारी ट्रेनें रद्द कर दी थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे ट्रेनों को फिर शुरू किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने 22 मार्च से 30 जून के बीच तालाबंदी के पहले ट्रेन टिकट बुक किया था, उनका टिकट रद्द कर दिया गया है। अब उनके टिकट के पैसों को वापस किया जा रहा है। 22 मई से आरक्षण केंद्र पर फिर से टिकट बुकिंग का काम शुरू हो गया है। वडोदरा रेलवे स्टेशन से भी ट्रेनों का रिफंड शुरू कर दिया गया है। रिफंड पाने के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराया जा रहा है। रिफंड पाने के लिए सुबह 6 बजे से टोकन लेकर लोग कतार में खड़े रहते हैं और करीबन 4 घंटे बाद उनका नंबर लगता है। रोजाना वडोदरा रेलवे स्टेशन से 250 टिकट का रिफंड दिया जा रहा है। इस तपती धूप में लोग अपने पैसों के लिए कतार में खड़े हैं। अभी कैंसिल कराना है, कल परसों पेपर में पड़ा 25 को चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं है और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। तो आगे क्या है, क्या टोकन भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं हो रहा, फिल नहीं हो रहा पेपर में। तो आप जैसा पेपर, आपको पता था कि टोकन दिया जाता है? जी नहीं, टोकन का पता नहीं था। डायरेक्ट आप आओ, आप कैंसिल करा के चला जाओ। टोकन तो अंदर वैसे एक्चुअली मिलता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ के पता चल रहा है
कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। अब अपने कार्यालय विभाग से आते हैं अपन, इतना लंबा धक्का खाने से बार बार कर यूपी मथुरा जाने का था। 4 महीने पहले टिकट निकाला था, अभी कैंसिलेशन का आया था। तो अभी क्या करें हम, पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है धूप में, इसका कोई सॉल्यूशन निकालो तो बेहतर होगा। कैंसिल क्या, बड़ौदा से कश्मीर तक का है अभी लॉकडाउन के लिए, मतलब कुछ टिकट तो है लगभग 5-6 लोगों का होगा। बुकिंग किया था 3 महीने पहले से किया था, रिफ़ंड के लिए आया। यहाँ पे तो ऐसे बताया कि सुबह में आके टोकन लेना है और टोकन लेने के बाद आपको नंबर। मैंने जनवरी में कराया था बुकिंग 12 तारीख को, झारखंड जाने का था, उड़ीसा राउरकेला। जी, आपने कैंसिलेशन कराया, कुछ चार्जेस लिए? चार्जेस नहीं लिए, कोई पूरा रिफंड दिया। कितने लोगों का? 8 लोग का कराया था मैं। कितना रिफंड मिला? पूरे 5340 रुपये। कब से आए थे आप? मैं सुबह 7 बजे आया था, इधर लाइन में लगा था। कितने घंटे खड़ा रहना पड़ा? लगभग 4 घंटे खड़ा रहना पड़ा इधर, जैसे लाइन आई वैसे लेते गए। देखिए 25 तारीख सोमवार से हम लोगों ने बड़ौदा मंडल पे हमारे जो मेजर स्टेशन हैं जैसे भरूच, बड़ौदा, नडियाड, अंकलेश्वर और गोधरा जो स्टेशंस पे, उनमें हमने क्या है कि जो रिफ़ंड स्टार्ट कर दिया है। वो इस रिफ़ंड के अंतर्गत क्या है कि जो 30 तारीख तक की कैंसिल टिकट थी उनके रिफ़ंड दिए जा रहे हैं और ये रिफ़ंड स्टार्ट हो गए हैं। बड़ौदा स्टेशन पे हमने एक काउंटर खोला है, तो इस तरह क्या है कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे प्रोटोकॉलों के साथ में रिफ़ंड की व्यवस्था की जा रही है। इसमें क्या है कि डेट ऑफ जर्नी से 6 महीने तक का रिफ़ंड का टाइम है, इसलिए सभी जो पैसेंजर हैं उनसे भी अनुरोध है आपके थ्रू कि 6 महीने का पूरा टाइम है आपके पास में और आराम से आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। और कल की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे एक दिन में तकरीबन बड़ौदा स्टेशन में 250 जो कूपन दिए गए, टोकन जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे तकरीबन 1000 से ऊपर पैसेंजरों को रिफ़ंड मिल गया और इससे 8,90,000 के तकरीबन की अर्निंग हुई है। तो इस तरह से ये सारा सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ कहीं हमने सभी स्टेशनों पे पैसेंजरों के लिए पानी की व्यवस्था भी की है। रावपुरा में पुलिस वाहन से ही ट्रैफिक जाम हुआ और कोरोना संक्रमण की दहशत के बीच लोगों को होना पड़ा ट्रैफिक जाम से परेशान। तालाबंदी में रियायत के चलते सुबह सुबह वैसे ही लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ता है और ऐसे में रावपुरा में सड़क पर पुलिस की वैन रख दिए जाने से यहां ट्रैफिक जाम देखा गया। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन पुलिस विभाग की लापरवाही से रावपुरा में कई समय तक वाहन चालकों को यूं ही ट्रैफिक जैम से परेशान होना पड़ा और सामाजिक दूरी का भंग भी यहां साफ साफ दिखा। सावधानियों के साथ मकरपुरा जीआईडीसी की औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हुई है। कंपनियां कर रही है सरकारी गाइडलाइंस का पालन। तालाबंदी के बावजूद सरकारी रियायतों के चलते मकरपुरा जीआईडीसी कार्यरत कर दी गई है। सरकार ने औद्योगिक इकाइयां खोलने की इजाजत तो दी है, लेकिन कई गाइडलाइंस भी तय की है, जिसके पालन का सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं। वीएनएम की टीम ने आज मकरपुरा जीआईडीसी में कार्यरत इकाइयों का दौरा कर यहां सरकारी गाइडलाइंस का किस रूप में पालन हो रहा है, ये जानने की कोशिश की। ज्यादातर कंपनियों में सैनिटाइजिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को तवज्जो दी जा रही है। कंपनी में आने वाले और कंपनी से ले जाए जाने वाले सभी तरह के प्रोडक्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना का खतरा कम से कम रहे। यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करते हैं। मास्क पहनकर अपने आप को और दूसरों को कोरोना वायरस से सुरक्षा देते हैं। करीब 2 महीने बंद रहने के बाद अब जब कंपनियों को खोल दिया गया है, सभी तरह की सावधानियां यहाँ बरती जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से राहत पाई जाए और आम जिंदगी आम लोग जीने लगे। અમે જેએમબી એન્જિનિયરિંગ વર્ક્સ નામની કંપની છે, મકરપુરા સ્થિત છે અને અહીંયા એન્જિનિયરિંગ જોબ વર્ક્સનું કામ થાય છે। તમે એટલે ખાસ શું સેફટી રાખો છો? શું સેફટીમાં એક તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માણસો દરેક એક મીટરથી વધારે અંતર, જેમ તમે જોઈ શકો છો કે અમારા મશીનરી બી 1 મીટરથી વધારે અંતરના છે, એટલે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। પ્લસ દરેક માણસને સૂચના છે કે આવીને પહેલાં તરત સેનિટાઈઝ કરવું। દરેક ફ્લોર સેનિટાઈઝ થાય છે, ઓફિસ સેનિટાઈઝ થાય છે, દરેક પ્રોડક્ટ જે બહારથી આવે તો સૌથી પહેલાં સેનિટાઈઝ કરવામાં આવે છે। પ્લસ અહીંયા અમે સૂચના બી મારેલી છે કે માસ્ક પહેર્યા વગર કંપનીમાં આવવું નહીં, સેનિટાઈઝ આવતા પહેલાં કોઈ બી
જગ્યાએ અડતા પહેલાં સેનિટાઈઝ કરવું હાથને, અને જો શરદી ખાંસી હોય અમે તો એને બી તમારે ધ્યાન રાખવું. પ્લસ અમે ટેમ્પરેચર ગન બી લાવેલા છીએ, તો દરેક વ્યક્તિનું સવારમાં સ્કેનિંગ થાય, થર્મલ સ્ક્રીનિંગ થાય છે. અમે ક્રિષ્ના એનજીએસથી આવીએ, મકરપુરા જીઆઈડીસીમાં અમારી કંપની છે, અને રાઇટના અત્યારે કોવિડ-19 ચાલતા હોવાથી અમે માણસો દ્વારા રોજ સવારે ફેક્ટરી ખોલીએ છીએ ગાઈડલાઇન પ્રમાણે, સરકારના ગાઈડલાઇન પ્રમાણે, અને માણસો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીએ છીએ. સવારમાં આવેલે સેનિટાઈઝ કરીએ છીએ, પછી અમે માણસોના ટેમ્પરેચર ગન ચેક કરીએ છીએ. અને જોવામાં આવે તો જે હમણાં 2 મહિના દુકાનો બંધ હતી, એના પર જ્યારે તમને ખર્ચાઓ આવે તો તમે શું કહેશો એની માટે? શું તમને લાગે છે? ખર્ચાઓ તો સાહેબ ઘણા હિડન કોસ્ટ છે સારા એવા, અને સરકારે કંઈ એવી મદદ બી કંઈ ઉદ્યોગોને કરી નથી. અમારી રિક્વેસ્ટ છે કે સરકાર બી થોડા નાના મોટા ઉદ્યોગ જે છે, લઘુ ઉદ્યોગોને, આ બધા માઇક્રો, એ લોકોને થોડી મદદ કરે અને સરકાર થોડી આગળ તરફ આવે. અને અહીંયા જ્યારે પ્રેક્ટિકલી જે ખર્ચા છે એ શેઠિયા કંપની છે, વેપાર લોકો, એને મોટી ઇફેક્ટ છે, ઘણી એવી મોટી. કારણ કે અમારે જે મજદૂર જતા રહે છે, લેબર્સ ગયા છે બધાના, એમને પેમેન્ટ આપવાનું, તમારું રેન્ટ ભરવાનું. અમે માણસોને પેમેન્ટ અત્યારે આપી દઈએ છીએ અમારી રીતે, પણ ઘણું મુશ્કેલ છે. અને માણસોને સમજાવીએ છીએ કે ભાઈ તમે આવો, અને અમારા ત્યાં તો તકલીફ ઓછી છે, પણ જીઆઈડીસીનો માહોલ જાણવાથી એવું લાગે છે કે ઘણી मुश्किल है. अब प्रतापनगर रेलवे स्टेशन से भी रेल सेवाएं बहाल होने वाली हैं और रेल प्रशासन पूर्व तैयारियों में जुट गया है. वडोदरा रेलवे स्टेशन को आंशिक रूप से कार्यरत कर दिया गया है. इसी तर्ज पर प्रतापनगर रेलवे स्टेशन को भी चालू करने की कवायद की जा रही है. रेल सेवा शुरू करने से पहले उठाए जाने वाले एहतियाती कदम की प्लानिंग की जा रही है. रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग हो रहा है ताकि एक निश्चित दूरी से ही यात्री ट्रेन में चढ़े और कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम रहे. यहां से छोटाउदेपुर के लिए आने वाले दिनों में ट्रेन चलाई जाएगी. देखिए अभी क्या है कि धीरे धीरे पहले हम लोगों ने पार्सल ट्रेन चलाई, इसके बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई, फिर राजधानी लाइक ट्रेनें चलाई. इसके बाद में क्या है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की भी व्यवस्था की गई. अब क्या है कि धीरे धीरे हम लोग जो ट्रेन को पटरी पे लाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह आप ये देख रहे हैं कि प्रतापनगर रेलवे स्टेशन पर ये जो राउंडर किए गए हैं, इसके अलावा दूसरा प्रोटोकॉल भी रहेगा आने वाले टाइम में. जब ये ट्रेन छोटाउदेपुर के लिए ये इधर की तरफ डबोई की तरफ ये ट्रेनें जाएंगी, तो इसलिए हमारी प्लानिंग अभी से है कि आगे आने वाले टाइम में इन ट्रेनों को चलाया जाए, और इस तरह का प्रोटोकॉल और सारी व्यवस्था कर रखी है. जिस तरह शहर में मामले बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के, वैसे ही जिला में भी कुछ हालात बिगड़ते जा रहे हैं. ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने बोडेली में कोरोना स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों के संग बैठक कर ली जानकारी. वडोदरा के ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने बोडेली के धरोलिया गांव के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सैनिटाइजर और मास्क वितरण का प्रारंभ करवाया. इस दौरान उन्होंने जिला विकास अधिकारी मिहिर पटेल, बोडेली की एसडीएम शिवानी गोयल, एसडीएम उमेश शाह, तालुका विकास अधिकारी समेत के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की. बोडेलीना मुलाकाते आव्या. जिला वहीवटी तंत्र द्वारा जे कामगीरी अत्यार सुधी करी छे एना समीक्षा करी. खास करीने कुल मळीने 14 केसेस पहला राउंडमां आव्या અને 14 ને તાત્કાલિક સારવાર આપીને સાજા કર્યા. પછી 18 દિવસ સુધી એક પણ કેસ હતા નહીં, અને પછી બોમ્બેથી આવેલા અને એમના પરિવારજન મળીને 4 કેસ, અને પછી આ સિવાયના એમ કુલ 23 કેસીસ અત્યારે કુલ મળીને છોટાઉદેપુરમાં છે, અને 2 કેસ એક્ટિવ છે, બાકી બધા નોર્મલ થઈ ગયા છે. તમામ ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સના 100% સેફગાર્ડ કઈ રીતે કરી શકાય આ માટે ચર્ચા થઈ. તમામે તમામ આશા વર્કરથી માંડીને તમામ 2200 જેટલા ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ અને પોલીસ કર્મીઓ તમામને હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિનના પ્રોફાઇલેક્ટિક ડોઝ ઉપર ચાલુ કરવા માટે સૂચના આપી. સાથે સાથે હાઈ રિસ્ક પર્સન્સ જેટલા 60 વર્ષ કરતાં વધારે ઉંમરના છે અને કોમોર્બિડ કન્ડિશન, અન્ય તબીબી કારણોસર જે હેલ્થ કન્ડિશન્સ એડવર્સ છે, આ તમામને શોધી કાઢીને અને આ લોકોને સેન્સિટાઇઝ કરીએ. અને એ પૈકી કોઈને પણ સિમ્ટમ્સ કોઈ પણ આવે તો તાત્કાલિક એક પણ દિવસના રાહ જોયા વગર એમને
હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવે અને ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવા. ત્રિસ્તરીય માળખા જે ટ્રીટમેન્ટ માટે કોવિડ કેર સેન્ટર, કોવિડ હેલ્થ સેન્ટર અને ડેડિકેટેડ કોવિડ હોસ્પિટલ એના આયોજનની પણ ચર્ચા આજે કરી અને એમાં પણ સમાજને કઈ રીતે જોડી શકાય એ ચર્ચા કરી. આવતા દિવસોમાં મેનપાવરમાં વધારા લોકો જોડાય એ માટે કોવિડ આર્મીની રચના, શિક્ષકોને આ કામગીરીમાં જોડાણ, એમને તાલીમબદ્ધ કરીને તૈયાર કરવાની કામગીરી, આ બધી વાતો ચર્ચા કરી. આમ કુલ મળીને જિલ્લા વહીવટી તંત્રને આવનાર પરિસ્થિતિ અત્યારે તો ખૂબ સારી છે, પણ કદાચ લોકડાઉનના રિલેક્સેશન આવ્યા પછી લોકો અન્ય શહેરોમાંથી અને જિલ્લામાંથી અહીંયા આવે, અવર જવર ચાલુ થાય, ટ્રેનના સર્વિસ ચાલુ થાય, ફ્લાઇટના સર્વિસ ચાલુ થાય, પછી શું પરિસ્થિતિ આવે એના વર્સ્ટ કેસ સિનારીઓને પણ પહોંચી વળવા માટેની તૈયારી અહીંયા તંત્ર દ્વારા થઈ રહી છે. લોકડાઉન કોઈ પણ સંજોગોમાં સસ્ટેનેબલ સોલ્યુશન નથી. 4-5 વર્ષ આખા દેશને બંધ રાખવું એ કોઈ સંભવ પરિસ્થિતિ નથી અને એટલા માટે 1.5-2 મહિનાના સમય પૂરતી તૈયારી કરવા માટે પર્યાપ્ત છે. બાકી તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને કેટલાક ડિસિપ્લિનમાં રહેવા માટેની ટેવ લોકોમાં ડેવલપ કરવા પડે. માસ્ક પહેરવાની વાત હોય, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવાની વાત હોય, અહીંયા પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સુનિશ્ચિત કરો. આમ આ રીતે એક ટેવ બની જાય અને ઓટોમેટિકલી થઈ જાય, આ સુનિશ્ચિત આપણે કરવા જરૂરી છે. એટલે કેટલાક શરતોના આધીન લોકડાઉન ખોલવું એ અનિવાર્ય છે. એમાં કોઈ હજુ લોકોના રોજીરોટી, દેશની ઇકોનોમી આ બધાને કોમ્પ્રોમાઇઝ લાંબા ગાળા સુધી ન થઈ શકે. આવતા દિવસોમાં શૈક્ષણિક કાર્ય પણ આજ નહીં તો કાલે ચાલુ કરવું પડે અને કોરોના તો લાંબા ગાળે અમારા જોડે રહેવાના જ છે. એટલે કોરોના ગયા પછી જ અમે બધું ચાલુ કરશું તો પછી વર્ષો निकली जैसे. वडोदरा में कलाकारों का हमेशा सम्मान हुआ है और इस तालाबंदी में परेशान कलाकारों का सम्मान किया गया और सम्मान के रूप में दी गई सहायता. कारेलीबाग में शहर के अग्रणियों द्वारा शहर के कलाकारों को राशन किट का वितरण कर तालाबंदी की स्थिति में सहायता प्रदान की गई. करीबन 200 जितने कलाकारों को इस मौके पर राशन किट का वितरण किया गया. साथ ही शहर के प्रतिष्ठित कीबोर्ड प्लेयर भूपेंद्र पटेल और शो ऑर्गेनाइजर कंचन राणा को श्रद्धांजलि भी दी गई. इस मौके पर कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी खास रूप से सुनिश्चित की गई. इस आयोजन में विधायक जीतू सुखड़िया, भाजपा नेता गोपी तलाटी, सूर्यकांत शाह, किरीट जोशी, जयश्री चुडासमा, डॉक्टर बेलीम की उपस्थिति रही. अश्विन नदी में नहाने उतरे युवक पर मगरमच्छ का हमला. युवक और अन्य लोगों ने जांबाजी दिखाते हुए बचाई युवक की जान. नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा तालुका के पीछीपुरा गांव में अश्विन नदी है. वहां लोग नदी के किनारे नहाने, कपड़े धोने और पशुओं को पानी पिलाने आते हैं. इस नदी में 6 से 7 मगरमच्छ भी रहते हैं. ऐसे में नदी में नहाने उतरे पिंटू तड़वी नामक शख्स पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला किया. मगरमच्छ के शिकार बने युवक ने अन्य साथियों के साथ मिलकर मगरमच्छ से मुकाबला किया और अपनी जान बचाई. फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है. गर्मीનો ટાઈમ હતો એટલે 6:30 જેવા નદીમાં નાહવા ગયા તો નાહતા હતા ને અમે 4 ભાઈ હતા. અચાનક જ મગરે હુમલો કરી દીધો તો પહેલાં આવીને મને આ જાંગમાં પકડી લીધો તો એટલે મારા ભાઈને બૂમ પાડી મેં કે ભાઈ મને છોડવો, ભાઈ મને છોડવો. તો પછી મેં પકડી તો લીધેલો જ હતો મને, પણ મેં 2 હાથે કરીને મેં બી જોર એમ તાકાત કરી. પછી મારા ભાઈ મગર ઉપર જ કૂદ્યા એટલે મને છોડી દીધો અને 5-6 જગ્યાએ બચકા ભરી લીધા. शहर में कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कहीं कहीं भीड़ भाड़. क्या इस तरह हम रोक पाएंगे कोरोना के खतरे को बढ़ने से हमारे शहर में? कहने को तो शहर में तालाबंदी लागू है, लेकिन इस बीच सुबह सवेरे शहर के कई इलाके वाहनों के मेले में तब्दील हो जाते हैं. 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक के सभी वाहनों का जमावड़ा शहर में देखा जा सकता है. खासकर सिटी एरिया, गेंडा सर्कल, अलकापुरी जैसे इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा जाता है. वहीं पंड्या ब्रिज, फतेहगंज जैसे इलाकों में वाहन के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग दिख जाता है. सामाजिक दूरी रखना इन दिनों अति आवश्यक है, खासकर जब आप घर से बाहर निकले हो. तो अगली बार जब भी आप बाहर निकले,
दूसरे लोगों से या दूसरे वाहनों से एक निश्चित दूरी जरूर बनाएं। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में कई निजी संगठन और संस्थाएं सरकार को मदद कर रही है। आज ऐसा ही गुजरात रिफाइनरी के रिटायर्ड यूनियन द्वारा और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सरकार को मदद की गई। गुजरात रिफाइनरी रिटायर यूनियन और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में 3 लाख का योगदान दिया गया है, जिसमें 1,51,000 मुख्यमंत्री राहत फंड में और 1,51,000 प्रधानमंत्री राहत फंड में जमा कराए गए हैं। रिफाइनरी रिटायर एम्प्लॉइज सीएम फंड અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ફંડમાં અમારું ડોનેશન આપવા અમે અહીંયા આજે આવ્યા છે। ડોનેશન અમારું 1,51,000 સીએમ ફંડ, 1,51,000 પીએમ ફંડ। ગુજરાત રિફાઇનરીના જે કોઈ રિટાયર એમ્પ્લોઈઝ છે એ એમ્પ્લોઈઝે અમે ફંડ ભેગું કરી આ ફંડ અમે અહીંયા સુપ્રત કરવા આવ્યા। સંસ્કારી નગરીના સ્વરૂપે રહી છે। આજના દિવસે આ કોરોના મહામારીમાં ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવું, ફેસ કવર પહેરવા, તો સાથે સાથે ઘરમાં રહેવું, આવું હંમેશા આપણા સિનિયર સિટીઝનો માને છે અને કરે છે, એ નિયમોનું પાલન કરે છે। પણ વડોદરામાં આજે એક રિફાઇનરીના રિટાયર લોકો અને સિનિયર સિટીઝન એ રિટાયર રિફાઇનરી યુનિયન દ્વારા 1.5 લાખ રૂપિયા પીએમ કેર ફંડમાં આપ્યા છે, તો 1.5 લાખ રૂપિયા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના રિલીફ ફંડમાં આપ્યા છે। ખરેખર આ અમારા સિનિયર સિટીઝન વડીલોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। તેમણે એવો દાખલો બેસાડ્યો છે કે અમે ભલે સિનિયર સિટીઝન છીએ, અમે ભલે રિટાયર્ડ છીએ, પણ અમારી ફરજ બને છે કે અમે પણ સેવા કંઈક કરીએ। 1.5 લાખની અમાઉન્ટ પીએમ સાહેબને અને 1.5 લાખની અમાઉન્ટ સીએમ સાહેબના રિલીફ ફંડમાં આપવી આ બહુ જ મોટી વાત છે। હું આજના દિવસે આ વડીલોને ખૂબ અભિનંદન આપું છું। રિફાઇનરીમાં પોતાનું નોકરીનું જીવન પસાર કર્યા પછી, રિટાયરમેન્ટ પછી પણ રાષ્ટ્ર અને રાજ્ય માટેની જે સેવાની એમણે એક ભાવના બતાવી છે, ખરેખર ખૂબ અભિનંદનને લાયક છે। અને એક વડોદરા સંસ્કારી નગરી છે એનો દાખલો આપણા સિનિયર સિટીઝને આપ્યો છે। હું વડીલોને ખૂબ અભિનંદન, આ यूनियन ने खूब खूब अभिनंदन आपू छूं। धन्यवाद। नर्मदा जिला के मयासी गांव में 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे प्रशासन हरकत में आ गया। नर्मदा जिला के नांदोद तालुका में मयासी गांव में 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। इस गांव के 10 साल के बच्चे सागर वसावा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद बच्चे के संपर्क में आने वाले 3 और लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। 35 वर्षीय प्रफुल्ल पटेल, 29 वर्षीय अनसुया पटेल और 11 वर्षीय कुणाल पटेल के संक्रमित होने से प्रशासन हरकत में आ गया। नर्मदा जिला में फिलहाल 5 कोरोना केस है, जिनका इलाज जारी है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शहर की कुछ और खबरों के साथ। आप वीएनएम टीवी के साथ में बने रहें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और दिन भर अपडेट रहें शहर की, राज्य की और देश की खबरों से। नमस्कार।